Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have finished our 8th unit, which was small business and entrepreneurship. Today, we will start our new unit. This is your 9th unit and it's about internal trade, its meaning and types. तो यहाँ हम इंटरनल ट्रेड की बात करेंगे कि क्या है इंटरनल ट्रेड, उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्टली तो समझते हैं इसका मीनिंग। तो इंटरनल वर्ड से आपको क्या समझ में आया कि कुछ इंटरनल लेवल पर बात हो रही है। तो वो इंटरनल लेवल हम क्या बात कर सकते हैं, एरिया वाइज, कि हम बात कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर जो हम ट्रेड करते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, दैट ट्रेड और दैट बिजनेस इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। कि जब आप अपने कंट्री के अंदर ही बिजनेस करेंगे तो उसे कहा जाएगा कि आप इंटरनल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं। अब इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, सिंपल सी बात थी बिल्कुल कि अपनी कंट्री के अंडर करना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर आपका बिजनेस नहीं है। तो फर्स्टली तो क्या है कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, कि कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं। देन फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि गुड्स का जो मूवमेंट है ना वो फ्री है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे करोगे ना तो आपको काफ़ी सारे लीगल रूल्स फॉलो करने होंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी कंट्री के अंदर फ्री हैं। बस जो टैक्स हैं कंट्री के अंदर, वो टैक्स हमें, जैसे जीएसटी है फिलहाल तो जीएसटी पे करना है। आपको कोई ड्यूटीज़ वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना, अगर यहाँ से कुछ, तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह जो कस्टम ड्यूटी हमें पे करनी होती है वो सब हमें पे नहीं करना होगा। और डीलिंग भी जो होगी वो लोकल करेंसी में होगी। लोकल करेंसी का मतलब आपका जो इंडियन रुपीज़ है उसमें डीलिंग होगी। आपको कोई फॉरेन का डॉलर में तो नहीं करना पेमेंट, बिकॉज इंटरनल ट्रेड है। और जो भी आपके यहाँ डिस्प्यूट होंगे उसके लिए, हर डिस्प्यूट के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल एक्ट बनाए गए हैं, और वहाँ पे भी आपको अपनी जो एरिया में आप बिजनेस करेंगे उसी के जुरिडिक्शन एरिया में जो भी आपका केस होगा वो सॉल्व किया जाएगा। तो ये तो हो गए इसका मीनिंग और फीचर्स। अब बात आ जाती है इसके टाइप्स की, कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं इसके। तो टाइप्स के लिए जो है क्राइटेरिया वो क्या है कि अगर तो आपको रिलेशन के बेस पे बात करनी है तो आप कह सकते हो कि डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड। और दूसरा, अगर आपको लेवल्स पर बात करनी है तो लोकल लेवल हो सकता है, देन स्टेट लेवल, यानी जो हमारा जैसे हरियाणा स्टेट है, अदर स्टेट्स हैं, उस स्टेट के लेवल पर हो सकता है, और उसके बाद हो सकता है एक ओवरऑल नेशनल लेवल पर, कि एक स्टेट में हो या स्टेट से बाहर हो या फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट में हो, तो उस तरह से लेवल डिवाइडेड है। क्वांटिटी के बेस पे करना है तो रिटेल ट्रेड हो गया, रिटेलर्स जो शॉपकीपर होते हैं, और दूसरे हो गए होलसेलर्स जो इकट्ठा बल्क में जो है वो बेचते हैं और बल्क में खरीदते हैं वो। तो अगर आप बात करो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड की, तो डायरेक्ट ट्रेड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है कुछ मीडिएटर्स जो हैं, जो भी मीडिएटर्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं हमारी गुड्स की सेलिंग करने में, जैसे हम बीच में करते हैं ना, एजेंट्स के थ्रू गुड्स सेल करते हैं, कि प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाई, यहाँ पर देखो अगर प्रोड्यूसर है और यहाँ इस एंड पर कस्टमर है, तो प्रोड्यूसर कहता है कि मैं डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता, तो मैं बीच में एजेंट्स का सहारा लेता है, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, या फिर कोई अदर एजेंट्स हो गए। तो अगर उनको रिमूव करके प्रोड्यूसर जो है ना वो डायरेक्ट कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा दे, तो इसको बोला जाएगा डायरेक्ट ट्रेड। आजकल आप देखते हो ना कि आपको पास काफ़ी सारी एप्स डिज़ाइन है कि डायरेक्ट जी फैक्ट्री से ऑर्डर कर सकते हैं आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाएं और आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से प्रोडक्ट डिलीवर होगा, काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं। जैसे पिछले एक आधे साल में जो है क्लब फैक्ट्री काफ़ी फेमस हुआ था, तो वहाँ कहा जाता था कि डायरेक्ट फैक्ट्री से आपको डिलीवर होता है। फिर धीरे धीरे जो है जैसी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो प्रोडक्ट्स जो है उन्होंने महंगे भी किए। तो यहाँ क्या है कि अगर प्रोड्यूसर डायरेक्ट कस्टमर को दे तो ये है डायरेक्ट ट्रेड। तो इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे कि बीच में जो
एजेंट आ जाते थे, उनका जो कमीशन रहता था या उनकी जो अर्निंग थी वो बीच में से निकल जाएगी, तो कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो सही रीजनेबल प्राइस पर मिलेगा। तो पहला क्या है इसका एडवांटेज आपको, कि आर्टिफिशियल ना कोई स्केर्सिटी जो है ना आपकी प्रोडक्ट की क्रिएट नहीं की जाएगी। स्केर्सिटी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का में बारे में ये कहना कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसकी सप्लाई नहीं है। तो कई बार सच में नहीं होता, लेकिन कई बार जो बीच के एजेंट है ना वो स्टोर कर लेते हैं प्रोडक्ट, कस्टमर को बेचना ही नहीं चाहते, तो इससे वो मार्केट में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी जो है ना वो दिखाते हैं, जिससे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाए और फिर महंगे प्राइस पर वो कस्टमर को देते हैं। लेकिन अगर प्रोड्यूसर ने बेचना होगा, वो क्यों आर्टिफिशियली अपना प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करेगा, तो चाहेगा ना बिके। ये तो एजेंट होते हैं जो स्टोर कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि अनियंस हैं, टमाटोज हैं, इनके प्राइस जो है वो अनाप शनाप बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फार्मर की गलती नहीं है कि फार्मर नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो अपनी तरफ से पूरी सप्लाई भेज रहा है, लेकिन जिसने उससे वो माल खरीदा ना, वो फसल खरीदी, वो उसको स्टोर कर लेता है, वो मार्केट में मंडियों तक उसको कस्टमर तक पहुंचने नहीं देता, तो जिससे कस्टमर की डिमांड बढ़ने लगती है। और मार्केट में हमेशा ऐसा होगा, अगर सप्लाई नहीं होगी और डिमांड ज़्यादा होगी ना, तो प्राइस अप जाएंगे। तो जैसे ही उसको दिखता है ना, जिसने बीच में एजेंट ने खरीदा है, कि अब इस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है, तब वो धीरे धीरे अपने गोदाम से सप्लाई निकालता है और महंगे पर बेचता है। तो ये आर्टिफिशियल स्केर्सिटी जो है ना, वो डायरेक्ट ट्रेड में तो फिर उसका ख़त्म ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीधा प्रोडक्ट पहुंचना है प्रोड्यूसर से कस्टमर के पास। सेकंड क्या है कि ओरिजिनल गुड्स पहुंचती हैं आप तक, मतलब उसके अंदर कोई भी मिलावट या कुछ भी और नहीं किया जाता। कई बार क्या होता है, मसाले वगैरह होते हैं वो पीछे से ओरिजिनल आते हैं, लेकिन एजेंट जो है मिलावट कर देते हैं उसमें, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी ओरिजिनलिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो वो कई बार एजेंट कर देते हैं। मिल्क हो गया सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जिन लोगों के पास एनिमल होंगे वो तो प्योर ही बेचेंगे, आगे डेयरी वाले जो हैं उसके अंदर अपनी तरफ से चेंजेस कर देते हैं, और जो प्रोड्यूसर है उसको जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है ना, तो कस्टमर जो प्राइस पे करेगा उसका जितना भी बीच में प्रॉफिट देगा कस्टमर, वो सारा प्रोड्यूसर के पास जाएगा, तो ये बेनिफिट मिलता है। और कस्टमर को जो है वो गुड्स लोअर प्राइस कह लो या रीजनेबल प्राइस पर मिलती हैं, क्योंकि बीच के जो है मीडिएटर्स थे, जो एजेंट्स थे, वो खत्म हो जाते हैं, तो कस्टमर तक प्रोडक्ट सही रेट पे पहुंचता है। और प्रोड्यूसर जो है उसको कैश सेल का बेनिफिट मिल जाता है, कि वो कैश में कस्टमर से उसको पैसा मिलता है। अदरवाइज जो ये रिटेलर वगैरह हैं, ये उसको कैश नहीं देते प्रोड्यूसर को, इकट्ठा उससे माल उठाते हैं बल्क में और उनको कहते हैं कि हम आपको बाद में पेमेंट देंगे, जिससे प्रोड्यूसर को आगे का प्रोडक्शन करने में मुश्किल होती है। तो ये तो हो गए डायरेक्ट ट्रेड के बेनिफिट्स। अब इनडायरेक्ट ट्रेड क्या हो सकता है आपका, जहां पर हमने बीच में अलग अलग अपने इंटरमीडिएरीज, जैसे कि सबसे पहले प्रोड्यूसर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने आगे दिया रिटेलर शॉपकीपर को, रिटेलर से पहुंचा कस्टमर तक। ये हो गया कि कस्टमर तक डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा और बाकी के बीच में पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट ट्रेड। कि इनडायरेक्ट ट्रेड है ये, कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा, बीच में कुछ लोगों की हेल्प से पहुंचा। तो यहां पर एजेंट्स के थ्रू भी हो सकता है कि आपने जो है वो होलसेलर और जो रिटेलर हैं उनकी हेल्प ना लेकर के आपने एजेंट अपॉइंट किए हुए हैं। होलसेलर रिटेलर्स तो हो गए ना कि अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, एजेंट को आप रख देते हो कि एजेंट जो है वो बीच में अपना एक कमीशन चार्ज कर ले और उस टाइम पे वो जो है वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगा, तो भी कस्टमर तक डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा। तो होलसेलर और रिटेलर को रिमूव करके अगर एजेंट है, तो भी जो है वो इनडायरेक्ट ट्रेड का ही एग्जाम्पल है। तो अब इसका एडवांटेज आप नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकते का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ कुछ और लोगों को जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट मिल गया, उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग हो गया, बस इतना ही एडवांटेज है कि होलसेलर रिटेलर के पास भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो गया, कि वो भी इस प्रोसेस में अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। अदरवाइज जो है बेनिफिशियल जो रहेगा वो हमेशा ही डायरेक्ट ट्रेड रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।